नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्टोरियस ग्रुप ऑफ इंग्लिश स्कॉलर्स में। आज से हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम आपको सारे टर्म्स को कवर कराएंगे। उसी क्रम में आज हम लोग पहले वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। इसमें मैं आपको सिखाऊंगा बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं और इस टर्म्स को कौन से ऑथर ने क्वाइन किया है, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सारे टर्म्स को भी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा और उस टर्म्स को किसने क्वाइन किया है वो भी मैं आपको याद कराऊंगा। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। पहला जो टर्म है वो है विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। इस टर्म को क्वाइन किया है एसटी कॉलरिज ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। इस टर्म को एसटी कॉलरिज ने बायोग्राफिया लिटरेरिया, जो कि इनका क्रिटिकल वर्क है, 1817 में आती है और ये 2 वॉल्यूम्स में और इसमें 23 चैप्टर्स हैं। ठीक है, इसमें इस टर्म को इन्होंने क्वाइन किया है। एसटी कॉलरिज ने बायोग्राफिया लिटरेरिया में 4 पॉइंट्स को कवर किया है, ये आपको ध्यान में रखना है। पहला, इन्होंने फैंसी को इमेजिनेशन से डिफरेंशिएट किया है। दूसरा, इन्होंने प्राइमरी इमेजिनेशन को सेकेंडरी इमेजिनेशन से डिफरेंशिएट किया है। तीसरा, इन्होंने पोएटिक टैलेंट और पोएटिक जीनियस के बीच में डिफरेंस बताया है। और चौथा जो पॉइंट इन्होंने कवर किया है वो किया है विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। तो ध्यान रखना, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ ये एसटी कॉलरिज के द्वारा क्वाइन किया गया है। विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ ध्यान से समझिए होता क्या है। मान लो आप कोई हॉरर मूवी देख रहे हो या फिर हॉरर कोई पीस ऑफ राइटिंग पढ़ रहे हो और आपको अच्छे से पता है जो कुछ इसमें दिखाया जा रहा है वो कुछ भी ट्रू नहीं है, आप उस पर क्या करते हो, डिसबिलीव करते हो। तो एसटी कॉलरिज ये कहते हैं कि नहीं, अगर आपको इस पीस ऑफ राइटिंग को एंजॉय करना है तो आप अपने डिसबिलीव को, जो आप ये बिलीव कर रहे हो कि इसमें जो कुछ भी दिखाया जा रहा है वो ट्रू नहीं है, उसको आपको सस्पेंड करना पड़ेगा। यानी उस पीस ऑफ राइटिंग को आपको ट्रू मानना पड़ेगा और तभी आप उस पीस ऑफ राइटिंग का या उस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे। तो ध्यान रखना, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ ये टर्म्स क्वाइन किया गया है एसटी कॉलरिज के द्वारा। ये क्वेश्चंस कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है पोएटिक जस्टिस। पोएटिक जस्टिस थॉमस राइमर के द्वारा ये टर्म क्वाइन किया गया है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है और थॉमस राइमर ने इस टर्म्स को द ट्रेजेडीज ऑफ लास्ट एज कंसीडर में क्वाइन किया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और पोएटिक जस्टिस ये प्ले की एक डिवाइस होती है। प्ले के लास्ट में देयर मस्ट बी पोएटिक जस्टिस। और पोएटिक जस्टिस में होता क्या है, जो गुड और वर्चुअस कैरेक्टर्स होते हैं उनको अवॉर्डेड करना है और जो बैड और विशस कैरेक्टर्स होते हैं उनको पनिश करना होता है। तो ध्यान रखना, पोएटिक जस्टिस ये थॉमस राइमर के द्वारा क्वाइन किया गया है। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है पैथेटिक फैलेसी। इस टर्म को जॉन रस्किन ने क्वाइन किया है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। जॉन रस्किन ने पैथेटिक फैलेसी को मॉडर्न पेंटर में क्वाइन किया है, ये आपको याद रखना है। पैथेटिक फैलेसी क्या होता है? पैथेटिक फैलेसी में ह्यूमन इमोशन या कंडक्ट को, ठीक है, कंडक्ट यानी ह्यूमन बिहेवियर की बात हो रही है, तो पैथेटिक फैलेसी में ह्यूमन इमोशन या ह्यूमन कंडक्ट को नेचर के किसी ऑब्जेक्ट या एनिमल्स को दे दिया जाता है। अब क्या होगा, नेचर का कोई ऑब्जेक्ट या एनिमल जो है ह्यूमन इमोशंस दिखाएगा या ह्यूमन की तरह वो बिहेव करेगा। इसको एग्जांपल से समझिए। द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज। अब देखो, विंड जो है ये ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर है और ये जो है एज ए ह्यूमन की तरह बिहेव कर रहा है। वो ट्री से क्या किया, विस्पर्ड किया। दूसरा एग्जांपल है द फ्लावर्स डांस्ड इन द ब्रिज। फ्लावर्स क्या है, ये ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर है। ये क्या कर रहा है, इन द ब्रिज में डांस किया। ठीक है, सुंदर सुखद विंड में उसने क्या किया, डांस किया। अब डांस कौन करता है, ये ह्यूमन करते हैं, लेकिन यहाँ पे फ्लावर्स को एज ए ह्यूमन की तरह बिहेव करते हुए दिखाया गया है। और ये सिर्फ और सिर्फ किसमें होगा, पैथेटिक फैलेसी में। एक चीज को आपको ध्यान में रखना है, पैथेटिक फैलेसी में नेचर के ऑब्जेक्ट या एनिमल्स की बात होगी, उसी में ह्यूमन इमोशंस और कंडक्ट को दिखाया जाएगा। ठीक है, मान लो एग्जाम में सेम क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाता है और आपको दोनों ऑप्शन दिया जाता है, पैथेटिक फैलेसी और पर्सनिफिकेशन, तो आप किसको प्रेफरेंस देंगे? आप देंगे पैथेटिक फैलेसी को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर की बात हुई है। और अगर बाई चांस पैथेटिक फैलेसी ऑप्शन में नहीं दिया है तो आप किसको टिक करेंगे, पर्सनिफिकेशन को टिक करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये टर्म है, ये आपको याद रखना है। देखो, इसको याद करना बहुत आसान है। आपको सिंपल सा आपको बस इतना याद रखना है कि पैथेटिक फैलेसी में जॉन रस्किन नेचर के ऑब्जेक्ट में जान डाल देते हैं, ह्यूमन इमोशन डाल देते हैं। अब ये आपको कभी नहीं भूलेगा। नेक्स्ट है अफेक्टिव फैलेसी और इंटेंशनल फैलेसी, इसके बाद आएगा। ये दोनों के दोनों जो टर्म्स हैं अमेरिकन क्रिटिक डब्ल्यू के विमसेट और मुनरो से बियर्सले के द्वारा क्वाइन किया गया है। ठीक है, फैलेसी का मतलब होता है कमी
फॉल्स आइडिया को हम फैलेसी कहते हैं। दोनों होते क्या है आप ध्यान से समझिए, इफेक्टिव फैलेसी और इंटेंशनल फैलेसी। सपोज ये कोई पीस ऑफ वर्क है, ठीक है, और इस पीस ऑफ वर्क को किसी राइटर ने लिखा होगा, और ये जो पीस ऑफ वर्क है ये पढ़ने के लिए लिखा गया होगा। तो मान लो इधर बहुत सारे रीडर्स हैं, ठीक है, बहुत सारे इधर रीडर्स हैं। अब देखो क्रिटिक का काम क्या होता है, क्रिटिक का काम ये होता है कि इस पीस ऑफ वर्क को क्रिटिसाइज करना, इवेलुएट करना, इसकी अच्छाई और बुराई बताना, ठीक है। लेकिन अफेक्टिव फैलेसी में क्या होता है आप ध्यान से समझना। अफेक्टिव फैलेसी में जो क्रिटिक होगा वो इस पीस ऑफ वर्क को क्रिटिसाइज करने के बजाय इस पीस ऑफ वर्क को पढ़ने वाले रीडर पर इस वर्क का क्या प्रभाव पड़ा, क्या इफेक्ट पड़ा, उसके आधार पर इस वर्क को इवेलुएट करना। तो आप बताइए ये फैलेसी है या नहीं है? ये कमी है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इफेक्टिव फैलेसी। दूसरा समझिए, इंटेंशनल फैलेसी में क्या होगा, राइटर वंस अगेन इस पीस ऑफ राइटिंग को इवेलुएट करने के बजाय वो जो है राइटर के इंटेंशन के बारे में जानेगा, राइटर्स की बायोग्राफी के बारे में जानेगा, राइटर किस एज से बिलोंग करता है, उस समय की सोशल पॉलिटिकल रिलीजियस बैकग्राउंड क्या थी, इसके बारे में जानेगा। उस अकॉर्डिंग जो है वो इस पीस ऑफ वर्क को इवेलुएट करेगा। तो वंस अगेन ये फैलेसी हो जाएगा। तो ध्यान रखना, इफेक्टिव फैलेसी जो होती है वो जो है पीस ऑफ राइटिंग को इवेलुएट करने के बजाय उस पीस ऑफ वर्क का रीडर्स पे क्या इन्फ्लुएंस पड़ा, क्या अफेक्ट पड़ा, उस अकॉर्डिंग जो है इस वर्क को इवेलुएट करना, ये कहलाता है इफेक्टिव फैलेसी। और दूसरा जो होता है इंटेंशनल जो फैलेसी होती है उसमें राइटर्स के जो है इंटेंशन को जान करके फिर उसके पीस ऑफ वर्क को इवेलुएट करना, ये होता है इंटेंशनल फैलेसी। ठीक है, पूरी बात समझ में आ गई। और ये दोनों जो टर्म्स हैं अमेरिकन क्रिटिक डब्ल्यू के विमसेट और मुनरो से बियर्सले के द्वारा कॉइन किया गया है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। इसको पहली बार जो है वॉशिंगटन एल्स्टोन ने यूज किया था, और ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव को पॉपुलराइज करने का क्रेडिट किसको जाता है, टीएस इलियट को। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव को टीएस इलियट ने अपने ए से हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम में, ध्यान रखना हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम में इसको इन्होंने क्वाइन किया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव में टीएस इलियट कहते हैं कि अगर आपको इमोशंस को किसी आर्ट में या पीस ऑफ राइटिंग में एक्सप्रेस करना है तो उस आर्ट में या उस पीस ऑफ राइटिंग में ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव होना चाहिए, तभी जो है आप इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाएंगे। इसमें होता क्या है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव में, इसमें अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट, सिचुएशंस, चेन ऑफ इवेंट्स को इस तरह से अरेंज करके रखा जाता है जिससे पर्टिकुलर इमोशंस को क्या किया जाता है, इवोक किया जाता है। आप एग्जांपल से समझिए, मान लो राइटर को रीडर्स के माइंड में फियर का इमोशन क्रिएट करना है, तो वो अपने राइटिंग में क्या लिखेगा, वो यही लिखेगा कि जो है रात का टाइम था, ठीक है, नाइट का टाइम था, लाइटनिंग और थंडरिंग भी हो रही थी, बारिश भी हो रही थी, कुत्ते भौंक रहे थे, ठीक है, तेज हवा चल रही थी और एकदम सुनसान इलाका था। तो देखो इन सारे एलिमेंट्स का यूज करके राइटर जो है रीडर के माइंड में फियर का इमोशन क्रिएट करेगा। इसके अलावा टीएस इलियट मैकबेथ का एग्जांपल्स देते हैं। वो ये कहते हैं कि लेडी मैकबेथ का जो स्लीप वॉकिंग सीन होता है वो भी परफेक्ट एग्जांपल होता है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का। नेक्स्ट टर्म्स है यूनिवर्सिटी विट्स। यूनिवर्सिटी विट्स ये क्वाइन किया है जॉर्ज सैंड्सबरी ने। ध्यान रखना, यूनिवर्सिटी विट्स जो होता है वो 7 इंग्लिश प्ले राइट्स का ग्रुप होता है जो 16th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। ये जो 7 यूनिवर्सिटी विट्स हैं ये विलियम शेक्सपियर के कॉन्टेम्परेरीज होते हैं। और विलियम शेक्सपियर का जन्म कब होता है, 1564, यानी लेट 16th सेंचुरी। बहुत आसानी से आप कोरिलेट कर लेंगे, जितने सारे यूनिवर्सिटी वीड्स हैं ये किस सेंचुरी से बिलोंग करते हैं, तो लेट 16th सेंचुरी से। इस तरह के भी प्रश्न अब पूछे जाते हैं। ध्यान रखना, इसमें 7 यूनिवर्सिटी वीड्स होते हैं जिसमें 3 यूनिवर्सिटी वीड्स कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से स्टडी किए होते हैं और 3 यूनिवर्सिटी वीड्स ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े रहते हैं। दोनों आपको ध्यान में रखना है, मैं बहुत आसानी से आपको याद कराऊंगा।
देखो, मार्लो जो था, क्रिस्टोफर मार्लो, वो थोड़ा ग्रीन मिजाज का था, इसीलिए उसका नाश हुआ। नाश होने का मतलब उसका मर्डर हुआ, प्रीमेचर एज में उसका मर्डर हो जाता है। तो मार्लो ग्रीन मिजाज का था, इसीलिए उसका नाश हुआ, यानी मर्डर हुआ। तो ध्यान रखना, क्रिस्टोफर मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो देखो सी से स्टार्ट हो रहा है, तो सी से आपको को रिलेट करना है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। तो क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नैस, ये तीन ऐसे यूनिवर्सिटी वीड्स होते हैं जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े रहते हैं। ये अब आपको कभी नहीं भूलेगा। बाकी बच्चे चार, जिसमें से तीन, जॉन लिली, थॉमस लॉज और जॉर्ज पील, ये पढ़े थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इसमें से बताइए कौन सा यूनिवर्सिटी वीड्स है जो किसी यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ा था। तो वो थे थॉमस कीट। आपको बहुत आसानी से याद होगा। बताइए, कोई कीट जो है बच्चा किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ेगा क्या? तो कभी नहीं, वो तो स्कूल में पढ़ता है। तो ध्यान रखना, थॉमस कीट जो है ये किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई नहीं किए हुए थे। तो ये 7 यूनिवर्सिटी वीड्स को आपको याद रखना है। नेक्स्ट टर्म है टच स्टोन मेथड। टच स्टोन मेथड मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा कॉइन किया गया है। मैथ्यू अर्नोल्ड ने टच स्टोन मेथड को अपने एसे स्टडी ऑफ पोएट्री में कॉइन किया है। देखो, टच स्टोन मेथड में मैथ्यू अर्नोल्ड कुछ इंपॉर्टेंट पोएट्स जैसे कि होमर, दांते, शेक्सपियर, मिल्टन की इंपॉर्टेंट पोएम्स के इंपॉर्टेंट लाइंस को ले लेते थे और उसको वो बेस बनाते थे बाकी सारे राइटर्स की राइटिंग को इवेलुएट करने के लिए। ठीक है, तो इसी को क्या बोला जाता है? टच स्टोन मेथड। और इस टर्म को किसने कॉइन किया है? मैथ्यू अर्नोल्ड ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट टर्म है डीकंस्ट्रक्शन। डीकंस्ट्रक्शन कॉइन किया गया है फ्रेंच फिलोसोफर जैक्स डेरिडा के द्वारा। ठीक है, डीकंस्ट्रक्शन में देखो डी से स्टार्ट हो रहा है और डेरिडा भी डी से स्टार्ट हो रहा है। तो आप इसको एसोसिएट करेंगे, डीकंस्ट्रक्शन कॉइन किया गया है जैक्स डेरिडा के द्वारा। डीकंस्ट्रक्शन में होता क्या है, आप ये समझिए। देखो, डीकंस्ट्रक्शन एक ऐसी थियरी या प्रैक्टिस होती है जिसमें कोई भी टेक्स्ट के अलग अलग पर्सपेक्टिव में अलग अलग मीनिंग होते हैं। ठीक है, कोई भी टेक्स्ट हो, कोई भी वर्क हो, कोई भी राइटिंग हो, उसके सिर्फ एक फिक्स्ड मीनिंग नहीं होंगे। वो अलग अलग कालखंड में अलग अलग पर्सपेक्टिव में उसके अलग अलग मीनिंग होंगे। ये बात कही गई है डीकंस्ट्रक्शन में, और इसको क्वाइन किसने किया है? जैक्स डेरिडा ने। ठीक है, नेक्स्ट है एसे। एसे, ये जो टर्म है इसको क्वाइन किया है मोंटेग ने। ये एक फ्रेंच राइटर है और इनको फादर ऑफ एसे कहा जाता है। ये आप ध्यान में रखना। तीन प्रश्न पूछे जाते हैं। फादर ऑफ एसे, ये होंगे मोंटेग। फादर ऑफ इंग्लिश एसे, ये होंगे फ्रांसिस बेकन। प्रिंस अमंग द एसेइस्ट किसको कहा जाता है? तो ध्यान रखना, वो है चार्ल्स लैंग। तो तीनों पॉइंट्स आप ध्यान रखना, फादर ऑफ एसे, फादर ऑफ इंग्लिश एसे और प्रिंस अमंग द एसेइस्ट। देखो, ये जो एसे होता है ये एक शॉर्ट कंपोजिशन ऑफ प्रोज होता है। और ये जो वर्ड है एसे, वो एसे से लिया गया है और जिसका मतलब होता है टू मेक एन अटेम्प्ट। बस इतनी आपको जानकारी याद रखनी है। एसे ये किसने क्वाइन किया है? तो ध्यान रखना, मोंटेग ने। नेक्स्ट टर्म है गाइनोसेंट्रिज्म, या इसको गाइनोक्रिटिक्स भी कहते हैं। गाइनोसेंट्रिज्म ये क्वाइन किया गया है एलेन सोवाल्टर के द्वारा। ठीक है, आपको बहुत आसानी से इसको मैं याद कराऊंगा। देखो, गाइनो का मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू वुमन। कुछ ऐसी औरतें होती हैं जिनमें शो बहुत होता है, दिखावा बहुत होता है। तो देखो, शो से आपको याद करना है सोवाल्टर, और गाइनो यानी वुमेन से आपको याद रखना है गाइनोसेंट्रिज्म। तो अब जब भी गाइनोसेंट्रिज्म आएगा, आप बहुत आसानी से याद कर लेंगे कि एलेन सोवाल्टर ने गाइनोसेंट्रिज्म को क्वाइन किया है। गाइनोसेंट्रिज्म होता क्या है, आप वो समझिए। गाइनोसेंट्रिज्म एक ऐसी थियरी या प्रैक्टिस होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस किया जाता है? वुमेन पे। समझ में आ गया? नेक्स्ट है इंटरटेक्सुअलिटी। इंटरटेक्सुअलिटी को क्वाइन किया है जूलिया क्रिस्टिवा ने। याद रखना है, इंटरटेक्सुअलिटी को जूलिया क्रिस्टिवा ने क्वाइन किया है। इंटरटेक्सुअलिटी में क्या होता है? एक टेक्स्ट का दूसरे टेक्स्ट से बहुत सारे रिलेशनशिप दिखाए जाते हैं, और ये रिलेशनशिप दिखाने के लिए यूज किया जाता है एनाग्राम का। एलुजन, एडॉप्टेशन, ट्रांसलेशन, पैरोडी, पैस्टिज, इमिटेशंस का यूज करके एक टेक्स्ट का दूसरे टेक्स्ट से रिलेशनशिप दिखाया जाता है। याद रखना है, इंटरटेक्सुअलिटी किसने क्वाइन किया है? जूलिया क्रिस्टिवा ने। नेक्स्ट टर्म है मैजिक रियलिज्म।
मैजिक रियलिज्म को क्वाइन किया है फ्रेंच रो ने, ठीक है। फ्रेंच रो के द्वारा मैजिक रियलिज्म को क्वाइन किया गया है। ये आपको बहुत आसानी से याद होगा। देखो, रियलिज्म का मतलब होता है वास्तविकता। तो वास्तविकता तो ये है कि हम सभी लोग शरीर ना होकर के हम सभी क्या है, रूह हैं। ये उर्दू शब्द है। रूह मतलब आत्मा, एनर्जी, स्पिरिट, ठीक है। तो हम सभी लोग क्या है, रूह है। रूह से आपको याद करना है रियलिज्म। तो मैजिक रियलिज्म, ये टर्म क्वाइन किया गया फ्रेंच रो के द्वारा। अब ये आपको कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। जब भी रियलिज्म की बात आएगा तो समझ जाना ये फ्रेंच रो के द्वारा क्वाइन किया गया है। मैजिक रियलिज्म होता क्या है, ये राइटिंग या आर्ट की ऐसी स्टाइल होती है जिसमें रियलिस्टिक इवेंट्स, इमेजेस, सीन्स में फैंटेसी को मिक्स कर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है मेटाफिक्शन। मेटाफिक्शन ये क्वाइन किया गया है विलियम एच गैस के द्वारा, ठीक है। विलियम एच गैस ने मेटाफिक्शन को क्वाइन किया है, ये आपको याद रखना है। देखो, आपको बहुत आसानी से याद होगा। मेटाफिक्शन जब भी आए तो आप इसको थोड़ा सा मेटाफिजिकल से जोड़ना। और जब भी मेटाफिजिकल की बात आती है तो यानी फिजिकल, सांसारिक दुनिया की परे की बात होती है, ठीक है। यानी आप समझना स्पेस की बात हो रही है। और स्पेस में क्या है, बहुत सारी गैसें हैं, ठीक है। उसमें नाइट्रोजन गैस भी है, हाइड्रोजन गैस भी है, हीलियम गैस भी है। तो ध्यान रखना, विलियम एच गैस ये किससे संबंधित हो जाएगा, मेटाफिक्शन से। समझ में आ गया। मेटाफिक्शन को मेटाफिजिकल से एसोसिएट करना। और मेटाफिजिकल की जब भी बात होगी तो स्पेस में सब गैस है। तो गैस से आपको बहुत आसानी से याद होगा विलियम एच गास। मेटाफिक्शन जो है एक तरह का फिक्शन होता है जो ओपनली कमेंट्स करता है अपनी फिक्शनल स्टेटस के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेटाफिजिकल पोएट्स। मेटाफिजिकल पोएट्स ये टर्म कॉइन किया गया है डॉक्टर जॉनसन के द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको ये भी याद रखना है कि किसने बोला है जॉन डन अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स। तो ये टर्म्स बोला है जॉन राइटर ने, लेकिन मेटाफिजिकल पोएट्स ये बोला है डॉक्टर जॉनसन ने। दोनों आपको याद रखना है। कुछ आपको मेटाफिजिकल पोएट्स का नाम भी आपको याद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको कई बार प्रश्न पूछ दिया जाता है कि इसमें कौन मेटाफिजिकल पोएट्स हैं या फिर कौन मेटाफिजिकल पोएट्स नहीं है। तो आपको कुछ मेटाफिजिकल पोएट्स का नेम भी पता होना चाहिए, जैसे कि जॉन डन। जॉन डन जो है मेटाफिजिकल पोएट्स के रिप्रेजेंटेटिव पोएट्स होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपको याद रखना है जॉर्ज हर्बर्ट, एंड्रयू मार्वेल, अब्राहम काउले, रिचर्ड क्रॉन्सा और हेनरी वॉगन। सिर्फ आपको एक बार इन सबका नाम सुन लेना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखो अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, जॉन राइटर ने जॉन डन के लिए बोला है ही अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स। तो ध्यान रखना, जब ये स्टेटमेंट आए कि जॉन डन अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स, ये स्टेटमेंट किसने बोला है, जॉन राइटर ने। मेटाफिजिकल पोएट्स ये टर्म किसके द्वारा कॉइन किया गया है, तो डॉक्टर जॉनसन के द्वारा। दोनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट टर्म है नेगेटिव कैपेबिलिटी। इस टर्म को जॉन कीट्स ने कॉइन किया है, ठीक है। ये हम सबको पता है। जॉन कीट्स ने नेगेटिव कैपेबिलिटी को 1817 में अपने वन ऑफ द लेटर्स में कॉइन किया है। देखो, नेगेटिव कैपेबिलिटी एक बहुत ही पावरफुल वर्ड है। जॉन कीट्स कहते हैं नेगेटिव कैपेबिलिटी के लिए ये ऑथर्स की एबिलिटी होती है। ऑथर्स की कौन सी एबिलिटी होती है, मान लो वो कोई राइटिंग को लिख रहा है, उसमें कैरेक्टर्स, ऑब्जेक्ट्स और एक्शंस के रिप्रेजेंटेशन में वो अपने आप को ऑब्जेक्टिव तरीके से या फिर इमोशनली तरीके से डिटैच कर लेता है। इसको दूसरे शब्दों में समझिए, जब कोई राइटर कोई राइटिंग लिख रहा होता है, जब वो अपनी पर्सनल इमोशंस को, पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई कोई बात को अपनी राइटिंग में रिफ्लेक्ट नहीं होने देता है, तो उस राइटर में कौन सी एबिलिटी होती है, नेगेटिव कैपेबिलिटी होती है। जॉन किट्स ये एबिलिटी किसमें देखते थे, विलियम शेक्सपियर में देखते थे। नेक्स्ट है प्रॉब्लम प्ले। प्रॉब्लम प्ले को क्वाइन किया है सिडनी ग्रंडी ने। याद रखना, सिडनी ग्रंडी ने प्रॉब्लम प्ले को क्वाइन किया है, ये आपको याद कर लेना है। प्रॉब्लम प्ले देखो 19th सेंचुरी में डेवलप्स होती है, पहली बात। और प्रॉब्लम प्ले में क्या होता है, उस समय के जो भी सोशल इश्यूज होते थे उस पे प्रॉब्लम प्लेस लिखे जाते थे। प्रॉब्लम प्लेस को जो है थेसिस प्ले भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्रॉब्लम प्लेस के जो मेजर राइटर्स हैं, पहले हैं हेनरी इब्सन। इनकी जो प्ले है अ डॉल्स हाउस, ये आपको याद रखना है।
डॉल्स हाउस में उस समय की जो सोशल इशू थी, वुमेन सबऑर्डिनेशन इज मैरिज, ये इसमें दिखाई गई है। दूसरा है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का मिसेस वॉरेन्स प्रोफेशन। मिसेस वॉरेन्स प्रोफेशन में उस समय की जो सोशल इशू थी प्रोस्टिट्यूशन, इस थीम को मिसेस वॉरेन्स प्रोफेशन में डील किया गया है। और उसके बाद जो जॉन गाउसवर्दी की जस्टिस है, इसमें जो है इंग्लिश लीगल सिस्टम की लू फोल्स को दिखाई गई है। समझ में आ गया? तो ये तीन आपको याद रखना है, हेनरी इब्सन का डॉल्स हाउस, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का मिसेस वॉरेन्स प्रोफेशन और जॉन गाउसवर्दी का जस्टिस। नेक्स्ट एंड लास्ट टर्म है थिएटर ऑफ एब्सर्ड। थिएटर ऑफ एब्सर्ड को क्वाइन किया है किसने? मार्टिन एस्ले ने। याद रखना है, मार्टिन एस्ले ने थिएटर ऑफ एब्सर्ड को क्वाइन किया है। थिएटर ऑफ एब्सर्ड जो है वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद एग्जिस्टेंस में आया था, पहली बार आपको ध्यान में रखना है। थिएटर ऑफ एब्सर्ड में ऐसे प्लेस को कवर किया जाता है जिसमें ना तो कोई प्रॉपर प्लॉट होती है, ना तो उसमें कोई प्रॉपर बिगिनिंग होती है और ना ही उसमें एंडिंग होती है। ठीक है? और थिएटर ऑफ एब्सर्ड के जो प्लेस होते हैं वो एब्रप्टली अचानक से एंड हो जाएंगे बिना कुछ मैसेज दिए हुए। कुछ थिएटर ऑफ एब्सर्ड आपको याद कर लेने हैं, जैसे सैमुअल बैकेट्स का वेटिंग फॉर गॉडेट, हेरोल्ड पेंटर्स का द बर्थडे पार्टी और यूजीन यूनेस्को का द बार्ड सोप्रानो। ये तीन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिएटर ऑफ एब्सर्ड प्लेस के एग्जाम्पल हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। देखो, थिएटर ऑफ एब्सर्ड को कॉइन किया मार्टिन एस्लिन। इसको आपको याद कैसे करना है? बहुत ही सिंपल तरीके से आपको याद हो जाएगा। देखो, एब्सर्ड का मतलब होता है नॉन सेंसिकल, विवेकहीन। और एस जो होता है, गधा जो होता है, ऐसा कहा जाता है उसमें भी कोई सेंस नहीं होता है। और वैसे भी कोई व्यक्ति अगर नॉनसेंस वाला कोई काम कर देता है तो उसको क्या बोलते हैं? सब गधा ही बोलते हैं। तो ध्यान रखना, एब्सर्ड की जब भी बात आएगी तो इस टर्म को किसने कॉइन किया है? ध्यान रखना, मार्टिन एस्ले ने। देखो, सारे पॉइंट्स को हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है। इन सारे टर्म्स को किस ऑथर ने कॉइन किया है ये तो आपको याद कर लेना है। बाकी सारे टर्म्स के बारे में सरफेस लेवल पे थोड़ी जानकारी आपको रख लेनी है। बहुत ज्यादा डीप में जाके टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है? क्वेश्चंस आपको सिर्फ पूछे जाएंगे कि कौन सा टर्म्स किसने कॉइन किया है। ठीक है? तो इतने ही आपको तैयार रखना है। देखो, इन सारे टर्म्स को किसने कॉइन किया है, उन सारे ऑथर्स को आपको याद कर लेना है। बाकी जो है सारे टर्म्स के बारे में सरफेस लेवल पर थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन आपके पास जरूर होनी चाहिए। बाकी बहुत ज्यादा डीप में जाकर के टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आपको टर्म्स और इसको किसने क्वाइन किया है यहीं से पूछे गए हैं और आगे यहीं से पूछे जाएंगे। ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।